बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिज़िक्स एकेडमी। चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और आज का हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियोस देखकर आ जाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यह आपकी तरफ से हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है कि आपको हमारा दिया हुआ लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लीनियर मोमेंटम। देखिए स्टूडेंट्स, मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमें ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड या फिर कितनी वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड या कितनी वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी में मोशन मौजूद है। ठीक है, कितनी मिकदार में मोशन मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर अ कार, ठीक है, एंड ऑल्सो कंसिडर अ ट्रक। एक हमने कार कंसिडर कर लिया और एक हमने ट्रक कंसिडर कर लिया। आपको पता है कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्पीड से जा सकता है? यस, कार जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ जा सकता है। तो इधर हम लिख देते हैं कि कार की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर हम ट्रक की बात करें तो ट्रक की वेलोसिटी एज कम्पेयर टू द कार कम होती है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ट्रक, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी आपने खुद ही ऑब्जर्व किया है कि ट्रक जो है वो कार के मुकाबले में कम मोशन करता है। वो क्यों कम मोशन करता है? क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर कार की वेलोसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्पीड से मोशन कर सकता है, इट मीन्स इसके अंदर मोशन जो है ये ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है ना। और अगर हम ट्रक को देखें, ट्रक कम वेलोसिटी या कम स्पीड के साथ मोशन कर रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो कम है। सो जिसके अंदर जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उतना उसका मोमेंटम होता है। अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, इट मीन्स मोमेंटम इसका ज़्यादा है। अगर ट्रक का वेलोसिटी जो है वो कम है, ये इसका मतलब है कि इसके अंदर जो मोमेंटम है वो भी क्या है? कम है। तो मोमेंटम आपको सिंपली ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड या कितनी वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहे हैं उसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा है, अगर वो कम वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहे हैं उसके अंदर मोमेंटम कम है। ठीक है, तो हाउ वुड यू डिफाइन लीनियर मोमेंटम? के द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। कि एक ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम कहते हैं। मैथमेटिकली आप मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, मोमेंटम जो है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ से मैं पहले आपको समझा देती हूँ। मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे और एक मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। ठीक है, दोनों क्वांटिटी, मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m के साथ। वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v के साथ। दोनों क्वांटिटीज को जब आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मास को मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी के साथ, जो क्वांटिटी आपके पास बनती है वो मोमेंटम है, जिसको हम लोग p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि मोमेंटम का मास एंड वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। समझ आ रही है? अब आपके पास यहाँ एक और डेफिनेशन भी बन रही है मोमेंटम की, कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, दोनों क्वांटिटीज को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तब मोमेंटम बनता है ना। तो हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। अगर इसी फॉर्मूले में से आप मास की वैल्यू निकालो, ठीक है, मास की वैल्यू निकालेंगे तो ये वेलोसिटी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास मास की वैल्यू क्या बनती है कि m इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाई v। इस फॉर्मूले से अगर आप देखो तो मास और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मीन ऑपोजिट, एक को बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, दूसरे को बढ़ाओगे पहला वाला कम हो जाएगा। इट मीन्स अगर मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी और मास कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब मैं आपको समझाती हूँ यहाँ से। कार का मास एज कंपेयर टू ट्रक क्या होता है? कम होता है। ठीक है, कार का जो मास है वो आपके पास क्या है? कम है। और ट्रक का जो मास है वो आपके पास क्या है?
ज़्यादा है। अब हमने देखा कि अगर मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। एरो से मैंने शो किया है, मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है। अगर वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ आ रही है इस चीज़ की? मास का वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। और अगर उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कम है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, ज़्यादा। और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो मैथमेटिकली हम मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि P इक्वल्स टू एम वी, वेयर m इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और v आपके पास वेलोसिटी है। मोमेंटम को हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल P के ऊपर आप देख रहे हो कि मैंने एक छोटा सा एरो लगाया है, ठीक है। एरो जो है ये आपको ये शो करके देता है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें आपको डायरेक्शन, ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड, ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। तो अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। क्लियर है? इसलिए हमने यहाँ पे एरोहेड का निशान लगाया है। समझ आ रही है? अब अगर हम इस मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्म से यूनिट निकालें तो यूनिट ऑफ मोमेंटम आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से निकालते हैं। मास का यूनिट आपके पास क्या होता है, केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास मोमेंटम का यूनिट क्या बना, केजी मीटर पर सेकेंड। अगर हम एक और काम करें, यूनिट हमारे पास क्या बन रहा है, केजी मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इस इक्वेशन के साथ ऊपर नीचे सेकेंड को मल्टीप्लाई भी कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, सही है। अब ये जो सेकेंड है और ये जो सेकेंड है, ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास बनेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे सेकेंड, ये वाला सेकेंड। ये जो चीज़ नज़र आ रही है आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, न्यूटन के। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के। इट मीन्स इसकी जगह हम न्यूटन लिख सकते हैं और ये सेकंड उसी तरह। तो एक यूनिट ये है आपके पास मोमेंटम का और एक यूनिट ये है आपके पास मोमेंटम का। ये मैथमेटिकल फॉर्म से आता है और ये हम खुद डिराइव करते हैं जब हमने सेकंड को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या बनता है कि द यूनिट फॉर द मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड। अब आपके पास एक सब टॉपिक आता है कि फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का क्या रिलेशन है। फोर्स का टॉपिक हम बिल्कुल स्टार्ट में कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के, तो सबसे पहले वो वीडियो देखकर आ जाए। और मोमेंटम का टॉपिक हमने अब क्लियर कर लिया है और ये अब हम रिलेशन देखना चाहते हैं कि फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन में 5 to 6 मार्क्स का ये पूछा जाता है, ठीक है। अब फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का क्या रिलेशन है, हम इसको निकालना चाहते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके पास टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। अब हम क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन लॉज भी हम कवर कर चुके हैं, ये देखिए इससे पहले लेक्चर में हमने न्यूटन लॉज कवर किए थे। तो सबसे पहले अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो आज का लेक्चर आपको सही से समझ नहीं आएगा। तो मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए सबसे पहले वाले लेक्चर्स सुनकर आ जाए। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इक्वल्स टू एम ए, वेयर m इज द मास एंड a इज द एक्सेलरेशन और F आपके पास फोर्स है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। हम करना क्या चाहते हैं, हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होता है, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से कर देती हूँ, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल्स टू ma, इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ से हम एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू निकालना चाहते हैं ताकि हम दोबारा से इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सके। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। यह आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि इधर आप देखो, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब देखिए ज़रा, ये यहाँ भी एक्सेलरेशन है, यहाँ भी एक्सेलरेशन है, तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में एक्सेलरेशन की जगह पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में एक्सेलरेशन की जगह ये सब कुछ आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू अब क्या बनेगा कि m, और एक्सेलरेशन की जगह डेल v बाय डेल t। क्लियर है? अब यहाँ देखें ज़रा, हमने क्या किया कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन 1, 2 को 1 में पुट करने के बाद हमारे पास क्या बना, F इज इक्वल्स टू m डेल v बाई डेल टी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इन ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देते हैं, तो हमारे पास बनेगा m इंटू डेल v बाई डेल टी। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अभी जो हमने लेक्चर लिया, हमने क्या कहा कि मोमेंटम किसके बराबर है, p इक्वल्स टू एम वी। ऐसा ही है, सही है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी का चेंज होने का मतलब है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा ना। देखिए स्टूडेंट्स, मास आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो टाइम के वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है कि आप गाड़ी को तेज़ या स्लो चलाओ, तेज़ चला रहे हो तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्लो चला रहे हो तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी की चेंज होने से मोमेंटम भी चेंज होगा ना। तो हम चेंज को, आपको पता है चेंज को हम इस सिंबल डेल के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो मोमेंटम में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, अब ये जो m डेल v है, m डेल v आपके पास ये मौजूद है ना, m डेल v। तो इस इक्वेशन में m डेल v की जगह हम डेल p लगा सकते हैं ना। यहाँ अब अगर आप देखो कि मोमेंटम की डेफिनेशन के मुताबिक मोमेंटम किसके बराबर है, m डेल v के, mv के। और अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो मोमेंटम में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। इसको हमने 4 का नाम दे दिया और अब इस 4 को हम ऊपर m डेल v की जगह लगा देंगे। तो अब आप इस इधर m डेल v की जगह क्या लगा दिया, डेल p, और डिवीजन में डेल t उसी तरह। तो ये आपके पास फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है। यहाँ से भी एक दफ़ा चेक कर लें, f इक्वल्स टू डेल p बाई डेल टी। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन निकल आया है जो किसको रिलेट कर रहा है, फोर्स और चेंज इन मोमेंटम को रिलेट कर रहा है। ठीक है, याद रखें डेल का सिंबल मींस चेंज, सही है। अब आप देखते हो कि फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। यही एक्सप्रेशन आपका वो एक्सप्रेशन है जो आपको रिलेशन बताता है बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। इस टॉपिक का कंक्लूजन देख लेते हैं कि ये टॉपिक हमें क्या बता रहा था। इस टॉपिक में हमें क्या पता चलता है कि फोर्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, पिछले फॉर्मूले से मैंने आपको बताया कि कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये किसके बराबर होता है, फोर्स के। इट मीन्स फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। याद रखें बच्चों कि फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, वो सिर्फ मोमेंटम के बराबर नहीं है। मोमेंटम में चेंज का आना ज़रूरी है, तभी आपके पास फोर्स होगी। अगर मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा तो वहाँ पर कोई फोर्स नहीं है। अब अगर हम सपोज कर दें कि चेंज इन मोमेंटम आपके पास 0 है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम हमारे पास 0 है, तो अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी। पीछे वाले मैथमेटिकल फॉर्म में यहां से देख लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था, F इज इक्वल्स टू डेल पी बाई डेल टी। सही है, हमने कहा कि चेंज इन मोमेंटम 0 है, तो अब क्या बनेगा, F इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई डेल टी। और कोई भी क्वांटिटी अगर इस तरह 0 पे डिवाइड हो रही है तो वहां से क्या आता है, 0 आता है ना। यहाँ देखिए आप, F इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई डेल टी,
इधर से क्या आ जाएगा 0। यहाँ हमने 0 क्यों लगाया, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम 0 है। तो आपने खुद मैथमेटिकली भी देखा कि अगर मोमेंटम का चेंज 0 है तो उस केस में फोर्स भी आपके पास 0 है। तो फोर्स के लिए मोमेंटम में चेंज का आना ज़रूरी है। विदाउट चेंज इन मोमेंटम वहाँ कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। फोर्स का तब एक्ट होना लाजमी होता है जब वहाँ पे चेंज इन मोमेंटम होता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, ना कि सिंपल मोमेंटम। क्लियर हो गया?